फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। आई होप मेरे सब फ्रेंड्स खुश होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और घर में सब ठीक ठाक है। और क्या बोलूँ, अभी तो सब कुछ वही चल रहा है। लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है बेंगलोर में, कर्नाटका में। इनफैक्ट जून 7 तक था, अभी वो एक्सटेंड करके जून 14 तक कर दिया गया है। सो वही रेगुलर रूटीन है, काम करो, खाओ पियो और सो जाओ। फिर भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैंने हर दिन ट्राई करती हूँ थोड़ा कैमरा के पास आके आप लोगों के साथ बात कर लूँ। एनर्जाइज हो जाती हूँ, मन अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। सो इसलिए सोचा कि बकबक चालू कर दूँ। फिर आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, जो मेरा खुद का मैं खुद के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था वो चीज़ जानने के लिए। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, बट मेरा सच बोलूँ तो एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रही थी वो उसको कैसे आप लोगों के सामने लेके आऊँ। सो जो भी हो, जो सच्ची बात है वही बोलूँगी। वो अभी कौन बता सकता है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। वो है हमारे मैरिज के ऊपर। और मेरा शादी कैसे हुआ था, वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, और मेरा जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जो मैरिड लाइफ है, वो कैसा है अभी, उसके बारे में। ठीक है, मैं आज आप लोगों के साथ वही बारे में बात करूंगी। पूरा एलाबोरेटली करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं ब्रीफली आप लोगों के सामने बोल दूंगी कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ था। सो आप लोगों को जैसे जैसे पता है, मैं पुरी को बिलोंग करती हूँ। पुरी उड़ीसा में है, छोटा टाउन है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। और वहाँ पे मेरा एक्चुअली अंडरग्रेड तक मैं वहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो भुवनेश्वर का उत्कल यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैं फिजिक्स ऑनर्स में अंडरग्रेड कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स में एमएससी की और फिजिक्स में एमफिल की। उसके बाद एक्चुअली मैं एक रिसर्च कंटिन्यू कर रही थी जब मेरा शादी तैयार हुआ। वही है, वो मेरा इंट्रो वीडियो में है। जो कोई जानना चाहते हैं पूरा मेरा कैरियर के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, वो इंट्रो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जान पाएंगे। वही है। अभी मैं बताती हूँ, मेरे शादी के ऊपर आती हूँ। जैसे जैसे हर कोई जानता है कि हम लोग मान लेते हैं जो मैरिजेस आर मेड इन हेवन। सो जन्म, मृत्यु और शादी, ये तीनों चीज़ भगवान ही तैयार करते हैं। ये विश्वास बहुत सारे लोगों का है। सो मेरा भी है। मैं भी मानती हूँ कि ये पूरा चीज़ पहले से तैयार होकर रखा जाता है। जो मेरे केस में मैं उसको 99% स्वीकार करती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है आदित्य है, आदित्य मेरे क्लासमेट है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले से बोला। और कब से हम दोनों एक साथ पढ़े थे, कैसे कैसे क्या हुआ, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं पुरी टाउन को बिलोंग करती हूँ, आदित्य का घर भी पुरी में है। वो हमारे घर से लगभग 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस में है। और आदित्य के फैमिली के साथ मेरे पापा का कुछ जान पहचान पहले से है। जो आदित्य, मेरे जो ससुर जी थे, ससुर जी के जो बड़े भैया हैं, वो मेरे पापा का क्लासमेट थे। तो पापा उनको जानते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 8-9 साल की थी, मेरा जो एडमिशन है, स्कूल एडमिशन, पापा ने उत्कल हिंदी विद्यापीठ नाम के एक स्कूल में किए थे, पूरी टाउन में, हमारे टाउन के अंदर। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड हमारे घर के आसपास एक छोटा स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद 6th में मेरा एडमिशन हुआ था वो स्कूल में, और वहीं पे मैंने आदित्य से मिली। एक्चुअली आदित्य, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग। वो भी 6th स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन वही सेम स्कूल में हुआ था। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तब तो बच्चे ही थे, तब तो कोई ये सब चीज़ नहीं था। हम लोग एक ही सेक्शन में थे। आप लोगों को भी पता है कि मैंने हर टाइम बोला कि मेरा जो एकेडमिक्स है बहुत स्ट्रांग था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट थी। तो हम लोग का पहले कैसा था, स्कूल में जो सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन ए में रहते हैं। वैसे ही हुआ था, आदित्य और मैं दोनों सेक्शन ए में रहते थे, दोनों अच्छे स्टूडेंट्स थे। और इनके साथ मेरा पहला
मैंने उनको देखी थी एज ए चाइल्ड, जब हम लोग 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के लिए एक स्कूल में गए थे। वहाँ पे उनके पापा, मेरे जो ससुर जी हैं, उनको लेके आए थे, मेरे पापा भी मुझे लेके गए थे। तो वहाँ पे मैंने आदित्य को देखी थी पहली बार। उसके बाद स्कूल के बारे में, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, वही था। कोएड स्कूल था, इसलिए बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। वही स्कूल में हम लोगों ने 2 साल पढ़े हैं, 6th and 7th। दोनों अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए हम लोग का 7th स्टैंडर्ड में भी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वो टाइम में। वहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड के जितने सारे बच्चे थे, उनमें से द बेस्ट 10-15 बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा था, और उनमें से वो लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते। उनमें से 3 बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं स्कूल से, एक स्कूल से। सो आदित्य भी थे, मैं भी थी। ऐसा बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में आज ए स्टूडेंट कंपटीशन था। तो कभी कभी मैं क्लास में सेकंड होती थी, आदित्य थर्ड होते थे। फर्स्ट मैंने कभी नहीं हुआ 6th and 7th में। सो ऐसा था हमारा 6th-7th का स्कूलिंग। बोलने का इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने आदित्य को आज क्या बोलूँ, मैंने मेरे फ्रेंड के हिसाब से 6th स्टैंडर्ड से जानती हूँ। सो हो गया हमारा 2 साल, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में आदित्य एक कोएड स्कूल में, पुरी का एक कोएड स्कूल में पढ़े, और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुरी का जो है वो गर्ल्स स्कूल है अजय से। सो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। सो 8th, 9th, 10th हम लोग के बीच में कोई कुछ कांटेक्ट नहीं था ऑब्वियसली। तब वो उनके स्कूल में थे, मैं मेरे स्कूल में थी। सो 10th स्टैंडर्ड का हम लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम में एक्चुअली आदित्य बहुत अच्छे किए थे उनके स्कूल से, मैं भी मेरे स्कूल से बहुत अच्छी की थी। सो दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा था। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, जो हमारा ज़िंदगी कैसे चला आगे। उसके बाद हम लोग पुरी में सामंत चंद्रशेखर कॉलेज नाम में एक कॉलेज है, जहाँ पे हम लोग 10+2 2 साल पढ़े हैं, बोथ आदित्य एंड मैं भी। सो दोनों साइंस स्टूडेंट है। आदित्य का 4th ऑप्शनल जैसे था वो टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा 4th ऑप्शनल था बायोलॉजी। सो मेरा छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मेडिकल पढ़ने के लिए। आदित्य के पापा इंजीनियर है, आदित्य एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली घर का प्रेशर तो थोड़े बहुत पड़ता है, तो इसीलिए उनका इंजीनियरिंग लाइन में कंटिन्यू करने का इरादा था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किए वो कॉलेज से। कॉलेज में ऐसे देखा होता था मेरा कोई ऐसा कुछ बैकचीट या वहाँ से कोई प्रेम कहानी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक अलग सेक्शन में थे, मैं एक अलग सेक्शन में थी। सो हम दोनों का ऐसे देखा दिन में एक बार होता था शायद, बट इसमें कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। हम लोग प्योर फ्रेंड्स थे। हम लोग वो टाइम में ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, मैंने बहुत कम, क्योंकि तब हम लोग थोड़े बड़े हो गए। तो बड़े होने के साथ साथ खुद का एक ये भी डेवलप होती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और घर का प्रेशर भी उसके साथ साथ था कि जैसे वो टाइम में घर में बोलते थे कि ये बॉयज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो 1000 रकम का रेस्ट्रिक्शन के अंदर भी हम लोग बड़े हुए थे। तो ऑब्वियसली मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ था। 12th स्टैंडर्ड में आके एक्चुअली मैं कोई ट्यूशन या मैं कोई एडिशनल चीज़ नहीं करती थी, अकेले पढ़ती थी एक्चुअली। बट आदित्य ट्यूशन जाते थे। मुझे 12th स्टैंडर्ड में आके लगा कि मेरे कुछ चीज़ का ज़रूरत है, वो जो अपने आप पढ़ के मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने एक दिन आदित्य को अप्रोच की थी कि कैन यू हेल्प मी ये चीज़ में। तो आदित्य मुझे हेल्प करने के लिए तैयार थे, और मुझे कुछ हद तक एक्चुअली हेल्प किए थे। बट वो टाइम में भी हमारा रिलेशनशिप आज प्योर फ्रेंड्स था। ऐसा कुछ भी हमारे बीच में कोई अफेयर या कोई टाइप का रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुई थी वो टाइम में भी। सो ऐसा चला, और 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। 12th स्टैंडर्ड ख़त्म होने के बाद
आदित्य भी बहुत अच्छे किए थे एग्ज़ाम में, मैं भी बहुत अच्छी की थी। उसके बाद हम लोगों का क्या करना है क्या नहीं करना है, कैरियर पर्सपेक्टिव को लेके घर में बहुत सारे चीज़ होता था। मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर करती थी, आदित्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस फर्स्ट टाइम दिए थे। सो उनका जो रैंक था वो उसमें जो सब्जेक्ट में करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, इसलिए वो डिसाइड किए कि एक नेक्स्ट ईयर फिर एंट्रेंस देंगे। मेरा भी वही हालत हुआ था। मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम मार्जिन के लिए मैं कट गई थी, इसलिए मुझे भी लगता था कि मैं नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करके और अच्छे से मेडिकल एंट्रेंस दूंगी। ऐसा चला गया। सो दोनों आदित्य और मैं फिजिक्स ऑनर्स लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रही हूँ, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड करने का डिसीजन लिए और पूरी चंद्रशेखर कॉलेज में दोनों का फिजिक्स ऑनर्स में सीट मिल गया। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था, हम दोनों अच्छे स्टूडेंट थे तो दोनों को मिल गया था। मैं दोनों इसलिए बोल रही हूँ, मेरा कोई वो टाइम में इतना कोई रिलेशन नहीं था, बट दोनों को लेके एक जो स्टोरी में आगे बढ़ा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसा चला। एक साल के बाद आदित्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक 34 रख के बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए। और मैं अनफॉर्चुनेटली मेडिकल लाइन में सक्सेस नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं फिजिक्स में कर रही हूँ अंडरग्रेड, तो मैं कंटिन्यू करूँगी फिजिक्स में। सो मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं। मेरे जो चाचा हैं वो संबलपुर यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो टाइम में। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब, फिजिक्स को कैरियर लेके आगे बढ़ो। तो मैं कंटिन्यू किया सामंत चंद्रशेखर कॉलेज में मेरा 3 इयर्स का जो अंडरग्रेड कोर्स, और आदित्य उनका इंजीनियरिंग कैरियर वहाँ पे बुर्ला में चालू किए। सो उसके बाद मेरा कोई ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था, बट वो जो 12th स्टैंडर्ड में मुझे हेल्प किए थे उसमें से मुझे लगा था कि ही इज़ अ वेरी मैंने लाइक क्या बोलूँ मैं, बहुत हेल्पिंग पर्सन है। बहुत मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कोई चीज़ को रख के दिमाग में वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। उनका जो सेल्फिशनेस मैंने कभी भी कहीं भी ऑब्जर्व में नहीं कर पा रही थी। वही टाइम में मुझे लगा ये जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन मैंने फ्रेंड है मेरा, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करूं। और इसके बारे में मेरे घर में भी सबको मैं बताई थी आदित्य के बारे में, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में 2-3 बार वो आए थे मुझे कुछ ट्यूशन का नोट्स वगैरह देने के लिए। मैंने चोरी छुपा के कुछ नहीं किया। मैंने घर में भी बोली थी कि वो जा रहे हैं ट्यूशन करने के लिए तो मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ। मेरे घर में मेरे जो पापा मम्मी दोनों हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मेरे जो बड़े भैया हैं वो थोड़ा सा ये चीज़ को पसंद नहीं करते थे। बट वो टाइम में मैं एक्चुअली वो चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरे उनके साथ कोई ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं था जिसके वो सोच के मैं डर जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, वो इंजीनियरिंग कंटिन्यू करने के बाद एक्चुअली मैंने सोचा कि ही इज़ ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उनके साथ टच में रही इन द सेंस एक्चुअली वो जब पूरी आते थे उनका वेकेशन के टाइम, तब मैं उनको घर बुलाती थी थोड़ा बात करने के लिए, मेरे कैरियर के बारे में उनको बताने के लिए और उनका क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। ऐसा चलता रहा। सो मैंने मेरा कंप्लीट कर दी अंडरग्रेड। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने बाड़ी बिहार में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करूँगी। तब तक आदित्य का मैं जब जिस साल एक्चुअली मेरा MSc का सेकेंड ईयर था, आदित्य इंजीनियरिंग कंप्लीट करके ही जॉइंड लार्सन एंड टूब्रो इन कलकत्ता। बट मैं नहीं बोलूँगी कि हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट जरूर था, बट वो फ़ोन पे नहीं, अब जब देखा होता है तब होता है वही टाइप का कांटेक्ट। और हम दोनों के बीच में प्योर फ्रेंडशिप था, और कुछ भी उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ भी नहीं है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे दिल में जो चीज़ होती है, जो मेरा प्रॉब्लम होती है मेरा कैरियर में, मेरा जो कुछ पर्सनल चीज़ में मैं आदित्य के साथ शेयर कर पाती थी, उतना एक्चुअली मेरे अंदर से वो चीज़ आता था कि हाँ आई कैन शेयर एवरीथिंग विथ हिम। सो इसको बोलते हैं शायद विश्वास या फेथ, जो मेरा उनके ऊपर हरदम था। सो ये चला। उसके बाद वो उनका एक्चुअली एमटेक के लिए ऑफ़र आया था खड़गपुर IIT से, बट वो उसको नहीं लिए, वो कंटिन्यू किए उनका जो वर्क कैरियर जिसको बोलते हैं फर्स्ट जॉब लार्सन एंड टूब्रो कलकत्ता में पोस्टिंग हुआ, वो कलकत्ता में रहते थे। ऐसा चला। उसके बाद क्या हुआ,
मेरे लाइफ का जो इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बारे में बता रही हूँ। मेरा एमएससी ख़त्म हुआ, एमफिल ख़त्म हुआ, इसके बीच में मैं कांटेक्ट में थी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं एमफिल ख़त्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट में रिसर्च कंटिन्यू कर रही थी भुवनेश्वर में। उसके वही टाइम में एक्चुअली मेरा पार्ट ऑफ द रिसर्च का काम कलकत्ता में कलकत्ता में जाके करने के लिए मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोले। वो टाइम में क्या हुआ ना, आदित्य जून जुलाई का महीना है, आदित्य आए थे एक्चुअली हमारे पुरी में, जैसे कार फेस्टिवल, फेमस कार फेस्टिवल जगन्नाथ जी का होता है। वो टाइम में आदित्य हरदम आते हैं रथ यात्रा देखने के लिए, जिसको रथ यात्रा बोलते हैं, आप लोगों को सब पता होगा। वो टाइम में आए थे और मेरा वो टेंटेटिवली वही टाइम में कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना था। तो मैं कैसे कलकत्ता जाऊँ, पहले तो मैंने भुवनेश्वर पुरी में रहती थी, उसके बाद भुवनेश्वर में रहती थी, उसके बाद मैंने बाहर नहीं देखा। मैंने कभी भी भुवनेश्वर के बगैर, मैंने भुवनेश्वर को छोड़ देने से और दूसरा कोई सिटी में नहीं गई। कैसे जाऊं, तो मैंने पापा को पूछा एंड आदित्य आए थे एक्चुअली हमारे घर में मेरे साथ बात करने के लिए। और मम्मी पापा के साथ भी वो बात करते हैं हमारे घर में, जैसे सब उनको लाइक करते हैं। वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे नौकरी करते थे। वो सब देख के एक्चुअली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मेरे पापा उनके फैमिली को बहुत पहले से जानते थे। उनका फैमिली के बारे में अंदाजा था उनको। और ये जो आदित्य का जो हाव भाव है, जो बिहेवियर है, जो चीज़ है, उनको हमारे घर के लोगों को वो पसंद था। बट हम कभी भी नहीं सोचे थे कि वो लोग ना मुझे कभी बोले थे, ना मेरे दिमाग में कभी आया कि मैं उसको शादी करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो काम के लिए मैं जाने वाली थी, मैंने पापा को बोला जी आदित्य ये डेट में जा रहे हैं कलकत्ता, तो मैं उनके साथ क्या जा सकती हूँ? वो तो कलकत्ता में इतने दिन अभी रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है, क्या मैं जाऊँ? पापा शायद ज़्यादा कुछ नहीं सोचे, पापा के दिमाग में भी ऐसा कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं था। पापा ने बोले ठीक है आदित्य तो जा रहे हैं, उसके साथ तो जा सकती है। हम दोनों ने पहली बार धौली एक्सप्रेस में भुवनेश्वर से कलकत्ता ट्रैवल किए थे। मैंने मेरे ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़के के साथ अकेली ट्रैवल कर रही थी। वो मेरे घर में मेरे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, बट मैं की थी वो टाइम में, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इजी एक प्रोसेस था। अभी मैं बताऊं, गाड़ी में जाते जाते हम लोगों के बीच में बहुत सारे बातें हुई। वही बातें में मैंने आदित्य को बोला कि मेरे लिए ऐसे बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहा है अभी, तो लगता है कि एक साल 1.5 साल के अंदर मेरा मैरिज फिक्स हो जाएगा। अभी जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ, मुझे सपना जैसा लगता है, बट ये सच है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आदित्य ने मुझे बोले कि हाँ तेरा शादी जब ठीक हो जाएगा ना, तो मुझे थोड़ी दिन पहले बता देना, सो दैट मैं ऑफिस से छुट्टी ले पाऊँगा और तेरे शादी अटेंड कर पाऊँगा। हम दोनों के बीच में ऐसा ही रिलेशन था। उसके बाद हम लोग जाके पहुँचे कलकत्ता में। मेरा एक प्रॉब्लम हो गया वो टाइम में एक्चुअली, कुछ जहाँ पे मैं रहने वाली थी वहाँ वो हॉस्टल रेड हो गया था। तो मुझे कलकत्ता में कहाँ पे मैं रहूँ, क्या करूँ, या सोच के मैं परेशान हो गई थी। तो आदित्य ने मुझे बोले थे कि हम लोग एक मेस में रहते हैं, तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ पे रह सकती है। जब तेरा टिकट वापस मैं कर दूँगी पूरी जाने के लिए, तब तो चले जाएगी। तो मुझे नहीं पता, वो टाइम में मुझे कुछ दिमाग में मेरा नहीं था, कुछ भी सोचने समझने का जो एक होता है ना, वो सब चीज़ कुछ मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा था शायद। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मुझे लगा था कि मैं अकेली इतने बड़े सिटी में कहाँ जाऊँ। वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको मैंने पहले से मेरे लिए कोई मैं किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, मेरे लिए वो कम्प्लीटली नया है। मैंने आदित्य को बोली थी हाँ ठीक है मैं रहूँगी वहाँ पे। जब रही थी, उनका 3-4 फ्रेंड भी उनके साथ रहते थे, बहुत अच्छे थे वो लोग, बहुत सपोर्टिव थे, मुझे बहुत सपोर्ट किए वो लोग। तब मैंने ऐसे जस्ट बातों में हम लोगों का शादी के बारे में बातें हो रहा था, तो मैंने भी आदित्य को पूछी थी कि तुम्हारा शादी कब होगा, क्या कुछ उसके बारे में सब
वो उसके बारे में कुछ सोचे हैं क्या। तो आदित्य मुझे बोले थे कि नहीं नहीं मेरा शादी तो अभी नहीं होगा, उनका एक बहन है मेरी जो ननद है आज के डेट में, जो उनसे 4 साल छोटी है। तो आदित्य मुझे बोले थे कि नहीं मेरी बहन का शादी होने के बाद एक्चुअली मैं शादी के बारे में सोचूंगा। और मेरा एक छोटा भाई भी है जिसको मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे जो अभी का देवर है वो मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, मेरे शादी से बहुत साल पहले, क्योंकि वो मेरी जो छोटी बहन है उसका क्लासमेट है। जैसे मैं आदित्य का क्लासमेट हूँ, मेरी जो छोटी बहन है वो आदित्य का छोटे भाई का क्लासमेट है। सो उनके फैमिली को मैं लगभग जानती थी, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती थी। सडनली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बातें करते करते मुझे मेरे दिमाग में आया, वही कलकत्ता में मैं थी, तो उनके जो मेस में मेरे दिमाग में आया जी ये बेहतर है क्या, किसी को मैं जानती हूँ पहचानती हूँ, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, उसको शादी करने से शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँगी या ज़्यादा मेरा लाइफ इजी होगा, शायद मैं समझ पाऊँगी। उनका परिवार को भी मैं थोड़े बहुत जानती हूँ, उसके भाई बहन को भी मैं जानती हूँ, वो अच्छा रहेगा ना। क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों स्ट्राइक किया मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्राइक किया। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो सोचती हूँ उसको बोल देती हूँ ना। कि मैंने आदित्य को, मेरा एक प्रपोजल फाइनल होने वाला था, वो लोग मेरे लिए मेरा जो एंगेजमेंट रिंग का मेजरमेंट भी लेके गए थे। मैंने उस दिन रात को ऐसे बातें करते करते मैं आदित्य को बोला कैसा होगा जब ऐसा हो सकता है क्या हम दोनों का शादी। ऐसा आप लोगों को अभी लगता होगा कि मैं ऐसे कैसे बोल पाई। जनरली लड़के लोग प्रपोज करते हैं, मैंने कोई प्रपोज नहीं किया, मैंने उनके सामने ये चीज़ रखा जो मेरे दिमाग में चल रहा था शायद वो टाइम में, कि ये इतना अच्छा लड़का है, वो मेरा जो मेंटेलिटी है उसके साथ बहुत मैच करता है, बहुत मैं समझती हूँ उसको, तो मैं क्यों कोई दूसरा लड़के को शादी करूँ, इसको शादी क्यों नहीं करूँ। मतलब मुझे लगता है अभी वो चाइल्डिश नेचर शायद था, क्योंकि मेरा कोई उनके साथ ऐसा वाला रिलेशनशिप था ही नहीं, बट मैंने बोल दिया। सो आदित्य का जवाब क्या था बताऊं आप लोगों को। आदित्य का जवाब था कि वो हो नहीं सकता, हमारे घर के बारे में तुझे पता है और लोग बहुत कुछ सोचेंगे, हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, और एक बार सोच के देख ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये था मेरा फर्स्ट कन्वर्सेशन आदित्य के साथ। आप लोगों को बहुत अलग लग रहा है ना, बट ये है सच्चाई हमारा। उसके बाद एक्चुअली पता नहीं ये चीज़ बोल देने के बाद मुझे लगा कि मैंने क्यों बोला, मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों आई, ये सब चीज़ मैं सोचती रही। उसके बाद मैंने पूरी वापस आ गई और कुछ दिन बीत गया। 1 डेढ़ महीने के बाद एक्चुअली एक दिन आदित्य मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे लगा है कि कोई बुराई नहीं है हम हमारे शादी में। शायद पता नहीं, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, मैं इतना खुश हो गई थी, मैं इतना खुश हो गई थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब आदित्य के साथ बात की थी ना, और वो मुझे मना कर दिए थे, मैं आके घर में मेरे मम्मी को बोली थी कि मम्मी मैंने आदित्य के साथ ऐसे बात की और आदित्य ने मुझे बोले कि ना ये पॉसिबल नहीं है। वही बात मेरी हुई थी, बट मुझे ख़राब लगा था। मैं आज के डेट में आप लोगों को बोलूँ तो मुझे जैसे रिजेक्शन में जैसे फील होता है ना, वैसा वाला एक फीलिंग आया था। तो फिर एक महीने के बाद आदित्य जब मुझे फ़ोन करके बोले कि मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और इसको हम लोग ऐसे हमारे साथ, हमारे दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि हम लोग सब कुछ डिसाइड करें। हम ऐसे करेंगे कि सोशल जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करेंगे। और मैंने उनको बोला हाँ, मैंने तो नहीं बोला कि हम लोग डिसाइड करके सब कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैंने ये हो पाएगा तो मैं पापा को बोलूँगी मैरिज प्रपोजल लेके, जैसे जाते हैं लड़की के पिता वैसे आपके घर में जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। सो फिर ये सब चीज़ होने के बाद आदित्य उनके पेरेंट्स को बता दिए कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ऐसे डिसाइड की हूँ, और जैसे नॉर्मल सोशल नॉर्म के मुताबिक जैसे मैरिज होता है वैसे होगा। और पापा प्रपोजल लेके गए। पहले एक्चुअली मेरी ससुर जी थोड़ा राजी नहीं थे, क्योंकि उनका जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरी ननद थी और मेरी जो देवर है वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते थे। सो वो सब बहुत सारे चीज़ थे, और ये उनके बड़ा बेटा है। सो हम मेरे ससुर जी ने बोले मेरे पापा को कि हम कुछ दिन टाइम लेंगे और
देखेंगे उसके बाद। ये था शायद मेरा नवंबर अक्टूबर का बात। उसके बाद कुछ 5-6 महीना ऐसे बीत गया और मार्च में, नेक्स्ट ईयर का मार्च में मेरा जो एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट ऐसा कोई भड़कदार या ऐसा कोई बहुत मैंने क्या बोलूँ मैं, बहुत धूम धड़ाक से और बहुत कुछ करके हम लोग का एंगेजमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि आदित्य के फैमिली में वो सब चीज़ नहीं था। मेरी सास और मेरा जो देवर है, दोनों आए थे, मुझे एक अंगूठी दिए थे और एक साड़ी दिए थे। मेरा वो साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसको पहन के मैं मेरे घर के जो मंदिर थे उसमें भगवान जी को प्रणाम किया और मैंने सासू माँ को प्रणाम किया। वही था हमारा मैंने जो फिक्सेशन। बट आदित्य नहीं थे, आदित्य आज यूजुअल कलकत्ता में थे वो टाइम में। बट बहुत अच्छा दिन था वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी। सो ये तो गया मार्च में। उसके बाद शादी का डेट फिक्स हो नहीं पा रहा था, बहुत सारे रीजन थे उसके बीच में जिसके लिए शादी का डेट हम लोगों का फाइनल नहीं हो पा रहा था। बट आप लोगों को पता है, जैसे हमारे सोसाइटी में एक लड़की का जब एंगेजमेंट हो जाए या मैरिज फिक्स हो जाए, लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी लेट क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग वेट कर रहे हो। ऐसा सारा क्वेश्चन भी पापा को फेस करना पड़ा, मुझे फेस करना पड़ा एंड ऑल। देन मैंने क्या किया, आदित्य के साथ बात की थी कि हमारे घर से, हमारे रिलेटिव से, हमारे जान पहचान लोगों से ये प्रेशर पापा के ऊपर पड़ रहा है, तो ज़्यादा दिन हम लोग लेट नहीं कर पाएंगे। उन लोगों का ऐसा इरादा था कि मेरी जो ननद है उसका शादी भी फिक्स हो जाएगा, सो दोनों का शादी वो एक साथ करना चाहते थे। बट फाइनली वो हो नहीं पाया। फाइनली दिसंबर में, वही साल का दिसंबर में, दिसंबर 13 को हम दोनों का शादी फिक्स हुई और हम लोग शादी के बंधन में बंध गए। ये था मेरा पूरा स्टोरी। आप लोगों को लगा होगा, आप लोग मुझे बताइए ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज। मैं तो बोलूँगी मेरा कोई पहले से इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। ये शायद जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि शादी पहले से फिक्स होके आता है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। आप लोग सोच नहीं पाओगे, जिसको मैं फ्रेंड जैसा ट्रीट करती थी, जिसको मैंने तू संबोधन करती थी, जिसको मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। मेरी एक दोस्त, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ मेरी शादी हुई और मैं इतना खुश थी। वो दिन भी थी और आज भी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप मोर देन हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड का रिलेशन है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी दिल खोल के उनके सामने बयान कर सकती हूँ। मेरा एक एक चीज़ उनको पता चल जाता है बिना कहे भी। मुझे कौन सा चीज़ पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे कहाँ घूमना पसंद है, सब कुछ उनको पता चल जाता है। क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी कैसे आया मुझे नहीं पता, बट ये हो ही गया हमारे दोनों के बीच में। और मैं भगवान के पास अभी भी बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतने अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, जिसको मैं मेरे हस्बैंड कम फ्रेंड ज़्यादा मानती हूँ। इसलिए हम लोगों का रिलेशनशिप में कोई लुका छुपी कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ उनको बोलती हूँ, वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करते हैं। घर से स्टार्ट करके ऑफिस तक का बात, हर कोई चीज़ हम लोग शेयर करते रहते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो क्या बोलूँ, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे बोलने के लिए, जो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करे। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसे छोटा मोटा नोकझोंक तो सब रिलेशनशिप में रहता है, बट बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत अच्छे से टाइम बिताए हैं अभी तक। भगवान का दया होगा तो वी विल कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप फॉर एवर। और मैं सच में इसमें भगवान का ही हाथ है। मैं भगवान के पास सच में बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा, कि भगवान मुझे ऐसा हस्बैंड दिए। हस्बैंड बोल के तो मैंने कभी सोचती नहीं हूँ। जैसे हम दोनों फ्रेंड्स जैसे टाइम बिताए हैं, एक एक पल। और शुभम हमारे ज़िंदगी में आया हमारे शादी के 3 साल बाद, और वो तो सबसे बड़ी खुशी का दिन था दोनों के लिए, और दोनों मिल के उसको बड़े किए। आज वो बाहर में, आज वो हांगकांग में पढ़ता है, आप लोगों को पता है। और दोनों
खुद का जिम्मेदारी निभाए, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है शुभम के लिए वो सेम है। कुछ कुछ चीज़ें आज भी शुभम पापा के साथ शेयर करना चाहता है, कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ भी शेयर करना चाहता है। और एक चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ भगवान के पास, हम लोग उसको जितना भी वैल्यूज़ दे सके दोनों मिल के बहुत ट्राई किए हैं। एंड मैं भगवान के पास बार बार प्रार्थना करती हूँ कि आदित्य जैसा शुभम बन जाए, ए फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग। मैंने उसका कैरियर के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आदित्य जैसे। आदित्य एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट आदित्य को मैंने बहुत सारे चीज़ में बदलाव लाने के लिए ट्राई की। मुझे नहीं पता वो मुझे कितना बदला है या नहीं बदला है, बट मैंने बहुत ट्राई की वो सब चीज़ करने के लिए, उनको थोड़ा ज़्यादा सोशिएबल बनाने के लिए वो सब चीज़ मैंने ट्राई की, कोशिश की, कामयाब भी रही। सो ओवरऑल आपको बताती हूँ मेरा जो शादीशुदा ज़िंदगी है, मेरा जो मैरिड लाइफ है, भगवान के दया से बहुत अच्छा है। और भगवान करे सबका ज़िंदगी ऐसे कटे। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताना। अच्छा लगा ये सब सुन के तो कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। और लाइक कर देना मेरे चैनल को। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के पास लेके आऊँगी, कुकिंग भी। और मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, मैं एक नया कुकिंग चैनल भी स्टार्ट की हूँ जो एक्सक्लूसिवली कुकिंग के लिए है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको विजिट करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार रेसिपीज़ मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। आज के लिए उतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, stay home, and most importantly stay safe.